मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में मानव भूगोल की विषय सामग्री के बारे में बात की थी। अब आज हम उसके मानव भूगोल का मानव पर्यावरण का संबंध, परस्पर समायोजन और उसके अध्ययन किए जाने वाले तत्व फैक्टर्स या एलिमेंट्स तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि देयर इज़ अ स्लाइड डिफरेंस होता है एलिमेंट्स में और फिनोमिनाज में। और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स में हम एलिमेंट्स नहीं बोलते, तत्व नहीं बोलते, फिनोमिनाज या घटकों का ही बार बार प्रयोग करते हैं। तो होपफुली आप ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पूरा लास्ट वेडनेसडे को मैंने क्लास आपकी छोड़ी थी, थर्सडे को मैंने आपकी क्लास छोड़ी थी, तो उम्मीद करती हूँ आपने अब तक सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आज हम कर रहे हैं मानव भूगोल का जो ह्यूमन इकोलॉजी है, मानव पारिस्थितिकी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा एक सेंटेंस होता है कि आप कितने भी डिग्री होल्डर्स बन जाएं, बट वन हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा। तो ऐसे ह्यूमन इकोलॉजी को समझना इम्पॉर्टेंट है। पर इससे पहले मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा रीब्रश कर दूं एक लाइन में कि हमने कहा था भूगोल जो है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है, यानी भूगोल की प्रकृति संबंधी परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी की किताब में हॉटसन ने मानव भूगोल की डेफिनेशन जो दी थी कि क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन है और विषमता युक्त स्वरूप का यथार्थ यानी एक्चुअल जैसा है वैसा और व्यवस्थित सिस्टमैटिक तथा विवेकपूर्ण ढंग से वर्णन एवं व्याख्या करने को ही हम भूगोल मानते हैं। दीज आर नॉट माई वर्डिंग्स, ये हॉटसन की डेफिनेशन है और इसके बाद मैंने आपको 3-4 डेफिनेशंस बताई थी। अब जो बात आती है कि ये जो भूगोल हमारा जब 2 भागों में बटा, प्राकृतिक भूगोल से भौतिक भूगोल बना और जो मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भूगोल की रचना हुई वो हुई आपकी मानवीय भूगोल की या मानवीय रचना का भूगोल, जिसे हम मानव भूगोल कहते हैं। तो मानवीय रचना का भूगोल भी बोल सकते हैं आप। ये जीके के अंदर छोटा सा आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसकी बुक ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स में माधुसूदन साहब ने मानवीय रचना बार बार बोला है। ठीक है, अब ह्यूमन जो ज्योग्राफी है और ह्यूमन इकोलॉजी है, ये अंग्रेजी में वर्ड्स थोड़े से इंग्लिश मीडियम के बच्चों के कारण बोल रही हूँ, मानव भूगोल और मानव परिस्थितिकी। बच्चों, सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर मानवीय विकास की दशा या गति या अवस्था के रूप में जो बात की है वो करी है डार्विन महोदय ने, और उसको हम सामाजिक डार्विनवाद भी कहते हैं क्योंकि वो सामाजिक संरचना में विश्वास करते थे। यानी कि एक लाइन में आपको बताऊं तो उन्होंने ये कहा था कि हम पूर्व में बानर से और फिर धीरे धीरे हम डेवलप हुए। उससे पहले भी उन्होंने एक कोशीय अमीबा जीव वगैरह से उसकी बात की है। ठीक है, हालांकि इस थियोरी को अभी रिसेंटली लास्ट ईयर डिसएग्री कर दिया है वर्ल्ड साइंटिस्ट ने, परंतु हम अब तक यही पढ़ते आ रहे थे। तो 1923 के अंदर 1923 में एच बोरास जो थे उन्होंने अपने जोग्राफिकल सोसाइटी के उसमें भाषण में ये कहा कि मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है। यानी व्हाट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन इकोलॉजी है। अब बच्चों, इसको समझने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके लिए भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। लास्ट छोड़ा था मैंने जैव अजैव तक की बात करी थी। ठीक है, 4 एलिमेंट्स बताए थे ना ह्यूमन ज्योग्राफी के, याद है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। जैव और अजैव मंडल, ये हमने 4 बात करी थी। बच्चों, अब पारिस्थितिकी जो आती है वर्ड, ह्यूमन इकोलॉजी जो वर्ड आता है या पारिस्थितिकी सिद्धांत, तो जैसे आपने छोटा सा साइंस में पढ़ा होगा फूड चेन, है ना, भोजन श्रृंखला, वेब मॉडल, जाल प्रतिरूप और फूड श्रृंखला, ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सब आपस में ह्यूमन इकोलॉजी जो है, मानव पारिस्थितिकी इससे जुड़ी हुई है। जैसे छोटा छोटे जीव जंतु खाते हैं प्राथमिक अवस्था के, फिर दूसरी अवस्था के उसको
छोटे जीव जंतु को बड़े जीव जंतु खाते हैं। फिर तीसरी अवस्था के बड़े जो हैं वो चतुर्थ को खाते हैं। तो इस कहने का मतलब कि प्रकृति ने परिस्थिति ऐसी बना रखी है कि जहाँ पर जो चीज़ स्वयं उगती है, नेचुरल कंडीशंस में जो उगती है, तो वहाँ पर उस चीज़ का, उसको बैलेंस बनाने का, उसको ग्रोथ में रखने का सारा काम स्वयं प्रकृति द्वारा होता है। अब पर क्या है, जैसे मनुष्य ने क्या करा, अपनी आवश्यकताओं की अत्यधिक पूर्ति के लिए या लालच के कारण जो प्राकृतिक कारकों का सर्वाधिक विदोहन किया है, उससे हमारी पारिस्थितिकी बिगड़ गई है। पर वो बिगड़ने की बात हम बाद में करेंगे, पर पहले समझेंगे कि मनुष्य का जो ये हमारा स्वरूप है, अनेक जो पार्जित विशेषताएं हैं मनुष्य की, वो अपने एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। अतः जब ये अपने परिस्थिति की दशाओं को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे सभी प्रकार के जो जीव समूह होते हैं, पौधे हैं, पशुओं और मानव पर ये सब बातें हम लागू करके बता रहे हैं, लागू कर सकते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है यदि हमें प्राकृतिक वातावरण को या परिस्थिति को बना के रखना है। तो सबसे पहले लेमार्कियन जो है उसने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अब धीरे धीरे जब इस सारी बात पे हमने बल दिया कि भाई हमें सारे क्षेत्र में, जैसे जीव समूहों के क्षेत्र में, पौधों के क्षेत्र में, पशुओं के, मानवों को बचा के रखना है, उनका विकास भी करना है और विकास करके आगे उसको अपनी दूसरी जनरेशन को हैंडओवर भी करना है। तो इस बात को बल देते हुए हमने जो बात कही, जो एक वर्ड आया, वो आया जीव संचेतन के रूप में। जीव संचेतन मतलब हम ये माने कि हर एक पौधों में भी जीवन है, जो कि हमारे धर्म में तो ये बात मानी जाती है, परंतु इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये भाव रखेंगे, चेतन संचेतन का भाव रखेंगे, तो हम एक्सेस, दुरुपयोग, विदोहन, एक्सप्लॉयटेशन प्रकृति दत्त तत्वों का नहीं कर पाएंगे। और इसी के परिणाम स्वरूप जो सारी हमारी जीव संचेतन की जो परिवेश संबंधी समायोजन हम कर सकते हैं, उन सब को हमने उपार्जित विशेषताओं को अपने आगे ट्रांसफ़र किया है। अब इस बात को हम दोबारा से समझें। पहला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, रेडज़ेल महोदय की जो राज्य संबंधी जैविक संकल्पना है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम आगे निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद या आपकी ग्रोथ सिद्धांत हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्थिव एकता का सिद्धांत, अनुकूलन का सिद्धांत, इसमें देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या बोला मैंने, रेडज़ेल की राज्य संबंधी जैविक संकल्पना। देखिए, राज्य जो बनता है वो तो क्या है, अजैविक है, यानी बाउंड्रीज जो बनती हैं वो तो मानव द्वारा निर्धारित हैं, पर उसको भी उन्होंने ये कहा है कि वो जैविक है। जैविक है मतलब उस बाउंड्रीज़ में भी, जैसे हमारा दिल धड़कता है, तो हमारा दिल धड़कना मतलब स्पंदन होना, वो एक विस्तार को भी बतलाता है, और स्पंदन कम होना वो एक संकुचन को भी बतलाता है। तो इस बात को उन्होंने बोला कि राज्य संबंधी जो है जैविक संकल्पना है, मतलब इसके भी ग्रोथ को हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जैसे W.M. डेविस की भू आकृतिक विज्ञान की, जिसमें हमने अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था अपर्दन चक्र का सामान्य सिद्धांत, और सामान्य सिद्धांत का जब बाद में आपके वॉल्टर पैंक का सिद्धांत आया, उसके बाद W.M. डेविस ने बहुत ज़्यादा उसको जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, भू आकृति विज्ञान के अंदर डेवलप किया सिद्धांत को तथ्यों के आधार पर, और फिर उस बात को उन्होंने रखा। तो यानी ये बात भी हमको समझने की है। कुमारी सैंपल जो है उसका सिद्धांत उसने सामान्य अपने गुरु का मानव भूगोल के सिद्धांत में गुरु रेडज़ेल के सिद्धांत को महत्व दिया। हंटिंगटन और टेलर का पर्यावरणीय निश्चयवाद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हंटिंगटन और टेलर महोदय का इन्वायरमेंटल जो उन्होंने डिटर्मिनिज्म की बात करी है कि सब जगह प्रकृति ही निहित है, उस बात को उन्होंने बहुत ही सैद्धांतिक रूप से रखा। या बहुत सारे छोटे छोटे पूरे वर्ल्ड के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिए, चाहे वो कृषि संबंधित हो, चाहे वो औद्योगिक संबंधित हो, चाहे वो विकास से संबंधित, जलीय व्यवस्था से संबंधित हो, या किसी भी तरह के, तो हर कारक को उन्होंने
मानवीय परिस्थिति के साथ इन्वॉल्व किया और पर्यावरण के साथ उसको सुनिश्चित किया। ऐसे ही हर्बर्टसन ने जो प्रादेशिक भूगोल, मतलब फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी इज हर्बर्टसन। फ्यूलर ने मानव शास्त्री मानव भूगोल। अब फ्यूलर साहब का तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आता है। एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोजोग्राफी जो है वो ज्योग्राफी की एक शाखा है, परंतु उसका अपना एक बहुत बड़ा विषय क्षेत्र उसने बना लिया है। तो उसमें हम जैसे मानव खोपड़ियों की संरचना, नाक की, हेड की, बालों की, ये मैंने हल्का सा फर्स्ट एक लेक्चर में भी मानव भूगोल किया है, उसके बाद उसमें दिया। तो फ्यूलर महोदय ने मानव शास्त्रीय मानव भूगोल के अंदर भी इस पर्यावरणीय, मतलब मानवीय, हिंदी में इसको बोला है हमने, मानवीय पारिस्थिति को उन्होंने विशेष बल दिया है बच्चों। अब है कि ये सभी जो धारणाएं हैं, ये सारी जो आइडियोलॉजी हैं, धारणाएं हैं, तो ये सब किसी न किसी मात्रा में, चाहे वो बहुत थोड़ा सा स्पष्ट करती हों या बहुत ज़्यादा एलोबरेट करती हैं, जैसे हम प्लांट्स को लें या जीव जंतुओं को लें या मिट्टी को लें, तो वो इकोलॉजी को बहुत एलोबरेट करती हैं। पर जैसे मैंने कहा, राज्य एक जैविक इकाई है जो स्पंदित भी हो रही है और सिकुड़ भी रही है, जैसे हृदय की धड़कन है। तो ये बहुत सोचने का विषय है, बहुत डीप से जाने का विषय है। जब हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर फ्रंट्स और बाउंड्रीज और कंट्रोमाल एरिया ये सब देखते हैं ना, तो तब हमें समझ में आता है, अरे ये तो इस, जैसे हम कहते हैं ना, ये अजमेर ज़िले का परिसीमन है, या अजमेर नगर का परिसीमन है, परिसीमन डिलिमिट कर दिया। तो वो जो चीज़ है डिलिमिटेशन, वो किसी न किसी कारक पे होती है। पॉलिटिकल साइंस वाला तो बोलेगा अभी वोटों के आधार पर होती है, ज्योग्राफी वाले बोलेगा, और अधिकतर आप देखिए नदियाँ, माउंटेन पीक्स और यही सारी चीज़ें बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करती हैं, थी पहले समय में, और अभी भी काफ़ी हद तक जहाँ नेचुरल हडल या मिट्टी समान है, या अरावली रेंज का एक विस्तार है, या एक आपका जल विभाजक जो हमारा हिमालयन क्षेत्र है, उसका वाटर डिवाइड जो है वो बहुत बड़ा ह्यूमन इकोलॉजी के बेस को स्पष्ट करता है। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों बहुत ध्यान से वीडियो को बार बार खोलिए, सुनिए और समझिए। तो क्या बताया मैंने आज आपको कि मानव भूगोल का हमने अर्थ देख लिया, परिभाषाएं देख ली, विषय क्षेत्र देख लिया, विषय सामग्री देख ली। अब आज मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया है व्हाट इज़ ह्यूमन इकोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो ह्यूमन इकोलॉजी को समझने के लिए हमें इन सब ज्योग्राफी के विद्वानों के दिए गए योगदान को समझना बहुत ज़रूरी है। अब मानव भूगोल को जब हम मानवीय परिस्थिति के रूप में परिभाषित करते हैं बेटा, तो लोगों ने एकदम से परिभाषा तो बनती नहीं, थोड़ी सी बात जुड़ती है, फिर उसकी आलोचना होती है, फिर उसमें संशोधन होता है, फिर थोड़ी बात जुड़ती है। तो कहने का मकसद यहाँ पर हमने ह्यूमन इकोलॉजी को जोड़ते हुए ये समझा कि मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी साइंटिफिक ग्रोथ के आधार पर, वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर, और नए नए जो उसने इनोवेशंस किए हैं, खोजें की हैं, मेथड्स निकाले, विधियाँ निकाली हैं और सिद्धांत बनाए हैं, उन सब को जोड़ते हुए उसने अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, प्रकृति के साथ संयोजन करते हुए आवास पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक परिवर्तन किया है। अब कहने का मकसद ये है कि पहले हम जैसे मछली सिर्फ हो सकता है पहले आदमी तालाब या पॉन्ड में मछली को प्रारंभ में देखा हो, हाथ से ही पकड़ता हो, फिर धीरे धीरे उसने कपड़े या रस्सी या पत्ते डाल करके उसने उसको स्टार्ट किया होगा। फिर उसने जब विकास हो गया उसका, तो नेटिंग उसने यूज़ किया, फिर उसने कील और धागा जो बोलते हैं, हुक से उसने फ़िश पकड़ना शुरू किया हो। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। फिर उसने नेटिंग स्टार्ट किया, फिर अब तो क्या ब्लास्टिंग रिवर्स वगैरह फ्रेश उसमें होता है, परंतु बड़ी बड़ी जगहों पे स्टीमर और बड़े बड़े नेट्स डाल करके फ़िशिंग होती है। तो ये इस तरह से उसने ग्रोथ की और निपुणता हासिल करी और अपनी शक्ति को उसने संयोजित किया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में। परंतु ये देखना होगा कि मनुष्य और उसका पर्यावरण पारिस्थितिकी आपस में एक रूपांतरित होता है, परंतु पूर्ण तरह नियंत्रित नहीं करता वो। मतलब पारिस्थितिकी के लिए मानव जो है वो एक एजेंट नहीं है। जैसे कि अरस्तु ने इस बात को कहा कि मानव परिस्थिति का सिद्धांत
मानव समाजों पर उस सीमा तक लागू नहीं होता जैसे हम पौधे पशुओं पर लागू करते हैं। अतः मानव भूगोल में ना तो मानव पारिस्थितिकी को हम रख सकते हैं, परंतु ना उसको मानना चाहिए बहुत ज़्यादा डिटेल में, या डिलिमिट नहीं कर सकते, पर उसको हम समझने का प्रयास अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।